हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ रहा है, हार्ट बीट नहीं ना बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। एकदम धड़ल्ले से पढ़ाई करिए, बिना कोई टेंशन लिए। जो होगा बढ़िया होगा। हम भी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज फिजिक्स के लिए अब ऑब्जेक्टिव सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने सब्जेक्टिव करा दिया, टोटली 5 मार्क्स 2 मार्क्स करा दिए। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव के सेशन चलेंगे। हर एक सेशन में 25, 30, 35, 40, 50 ऐसे ही क्वेश्चंस बनते रहेंगे, जिस टॉपिक पे जहाँ का गिने चुने ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगर इस सेशन को टील एग्जाम कर लेते हो, देन आपका ऑब्जेक्टिव भी टोटली कंप्लीट हो जाएगा विथ सटीक एक्सप्लेनेशन। चीज़ों को रटना नहीं, समझना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए ये डायमेंशन और यूनिट लिखना। डायमेंशन और यूनिट कभी रटा नहीं जाता है। स्केलर और वेक्टर समझना, वो कभी रटा नहीं जाता है। समझ करके आप आगे बढ़ोगे। तो बिना समय गंवाए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। ऑब्जेक्टिव केवल एमसीक्यू, बट एमसीक्यू में हम लोग ऑप्शन नहीं डालेंगे। ऑप्शन डालेंगे टाइम किल करेगा। हम सारे ऑब्जेक्टिव एज अ पॉइंट के फॉर्म में दिखाएंगे। एज अ पॉइंट के फॉर्म में मतलब समथिंग डायरेक्टली उसका आंसर, कोई ऑप्शन नहीं, टाइम बचेगा। ओके, फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन कह रहा कि एक कूलम का सीजीएस यूनिट जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, ईएसयू, एक कूलम कितना ईएसयू के बराबर आता है। 1 कूलम वैल्यू होता है 3 × 10⁹ ईएसयू, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। हो सकता है कभी कल क्वेश्चन घुमा दे कि 1 ईएसयू बराबर कितना कूलम, तो 1/3 × 10⁹ हो जाएगा। जस्ट इधर वैल्यू आ जाएंगे, तो वो अपना कन्वर्जन करते रहना। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट देख लो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये वैल्यू आता कहाँ से है यूनिट के साथ, आप गौर से देखेंगे। अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फोर्स आप जानते हो। हमें अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट खोजना हो तो एप्सिलॉन नॉट को अलग करो, वैल्यू क्या हो जाएगा Q1 Q2/4 × FR²। 4 तो यूनिटलेस नंबर है। Q1 × Q2 कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर बाई फोर्स के लिए न्यूटन इंटू आर मीटर है, मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कभी भी आप यूनिट रटोगे नहीं, कोई एक फिजिकल रिलेशन खोजोगे और उस फिजिकल रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना यूनिट बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोग के से दिखाते हैं, कोई कोई बुक एप्सिलॉन नॉट आर से दिखाता है, ये एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो डिफाइंड होता है वो डिफाइंड होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर एफ इन एयर बाय एफ इन एनी मीडियम। सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो जानने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगा यूनिटलेस हो जाएंगे। और अगर यूनिट नहीं मिला तो डायमेंशन भी गायब हो जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा कुछ नहीं, वैल्यू क्या होंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, और फोर्स के टर्म में फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम का रेशियो। क्लियर? इस जगह से ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट 4, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपसे मांगा जा रहा है, तो इसका डायमेंशन आप फटाफट से निकाल लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का यूनिट क्या जा रहा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फटाफट से निकालो। तो कूलम मतलब एम्पियर सेकेंड बाय न्यूटन को रहने दो आप न्यूटन। कूलम मतलब क्या होता है एम्पियर सेकेंड। कहाँ से? करंट क्या होता है चार्ज बाय टाइम, I बराबर Q/T। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा IT एम्पियर सेकेंड बाय न्यूटन मीटर
स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आप आगे बढ़ाइए, जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्पियर सेकेंड के लिए टाइम टी, इसका स्क्वायर करना है मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय न्यूटन एम एल टी इनवर्स 2, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंटू एम मीटर मतलब वापस से एल स्क्वायर। सारे को आप एक बार सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम एल पावर 3 टी पावर -2। सारे नंबर को ऊपर लेके चले जाए, वैल्यू क्या हो जाएगा, एम पावर -1 एल पावर -3 टी पावर -2 के जाके ऊपर जाके +2 और +2 +4 और ए का स्क्वायर। मतलब आपके पास डायमेंशन आ गया डायरेक्टली। इसका अगर डायमेंशन कोई खोजे एक बार में तो क्या आप लिख लोगे, m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 एंड a का स्क्वायर। अब ये चाहो कि हम रट लेंगे, रटना पॉसिबल नहीं है, इसी कारण हम प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। कोई एक यूनिट खोजो, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डाल दो, रिप्लेस कर दो डायमेंशन के साथ। और ध्यान रखें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हमें उसको तोड़ते हुए लेके जाना पड़ेगा बेसिक फंडामेंटल के टर्म में। जब तक कि हम बेसिक फंडामेंटल नहीं देखेंगे हम डायमेंशन लिख ही नहीं पाएंगे। और डायमेंशन आप रट करके कभी याद नहीं कर सकते हो, कभी वो सही कर ही नहीं सकते हो, गलत कर ही लोगे। तो रटना बिल्कुल भी नहीं, रटना मना है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और यूनिट आप जानते हो, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, आप इसका डायमेंशन खोज लो। अब डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन खोजो। तो डायमेंशन के लिए आप यहाँ से यूज कर लो न्यूटन पर कूलम का। तो न्यूटन के लिए क्या यूज कर लेंगे, एम एल टी इनवर्स 2। अब बाई कूलम के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड मतलब 80। सॉल्व कर लीजिए इसको एक साथ, क्या जाएगा, एम एल टी -3 ए -1 एम एल टी -3 ए -1। तो ये आ गया डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे ही फटाफट विथ एक्सप्लेनेशन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, करें। जल्दी जल्दी। जो भी होगा आप पॉइंटिंग डाल लेना, हम स्टार्ट डाल करके आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा डायमेंशन इसका हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको भी से बोलते हो, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, आप यूनिट ऑफ भी खोजो तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप यूनिट खोजो। अब आप जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम। V का यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसका डायमेंशन खोज लो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जूल पर कूलम, जूल के लिए क्या यूज करेंगे, वर्क डन का जो यूनिट होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 जूल के लिए। और कूलम के लिए एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड मतलब 80, एम्पियर के लिए ए और सेकेंड के लिए टी।
सॉल्व कर लीजिए। m l स्क्वायर t माइनस 3a-1, ये किसका डायमेंशन निकल गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलिए अब एक अगला डिस्कशन, अगर कहीं पे पोटेंशियल जीरो है, किसी भी रीजन में अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगा। कैसे, जरा देखेंगे। इफ पोटेंशियल इज जीरो, इफ पोटेंशियल इज जीरो देन इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो। अगर कहीं पर पोटेंशियल जीरो है देन इंटेंसिटी को हमेशा जीरो होना पड़ेगा। कैसे, समझेंगे। आप एक रिलेशन जानते हो, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर V का वैल्यू जीरो हो गया, अगर V का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? जीरो। तो अगर V जीरो है तो E को हमेशा क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? अगर V जीरो है तो E हमेशा जीरो होगा। लेकिन इफ E इज इक्वल टू जीरो देन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर E का वैल्यू जीरो है देन V कांस्टेंट होगा। पहले में क्या बोले कि पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो। अब दूसरे केस में कह रहा है कि अगर इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो हो जाए तो V को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर V कांस्टेंट है तो E क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब अगर E जीरो है तो V हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। जीरो नहीं, कांस्टेंट। E जीरो देन V कांस्टेंट, बट अगर V जीरो देन E मस्ट बी जीरो। बहुत ही कंफ्यूजिंग बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल हाई टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, बट नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट आप चाहो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is from high to low potential, high to low potential। इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं एकदम बारीकी से डायग्राम से। कैसे, यहाँ आ जाए, एक प्लस प्लेट, एक अपने पास माइनस प्लेट, इसको क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो। प्लस को बोलते हैं हाई, माइनस को बोलते हैं लो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा, प्लस चार्ज का मूवमेंट हाई से लो की तरफ, मतलब माइनस की तरफ होगा। अगर माइनस चार्ज डालते हो तो प्लस की तरफ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। यहाँ पे आप, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। कैसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाई से लो, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड। यहाँ से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, बट ये रहा आपके पास। नेक्स्ट करेंगे, चीज़ों को सुन करके खुद से नोट्स बनाए फटाफट से, क्योंकि अब समय बहुत कम है, कम समय में ज़्यादा चीज़ कैप्चर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री, इफ थीटा बराबर जीरो और 180 डिग्री, देन पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पाथ ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रेट। मतलब एलॉन्ग द फील्ड 0 डिग्री एंगल पर या 180 डिग्री एंगल पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैसा पाथ बन के जाएगा? स्ट्रेट। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री यूज करते हो देन पाथ ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज
पाराबोलिक। दो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री पर मतलब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन पर कैसा पाथ बनता है, पाराबोलिक पाथ बनते हैं, लेकिन अलोंग द फील्ड और अपोजिट टू द फील्ड में पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट पाथ बनेंगे। ठीक है, आप अगला कर लो। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए आप अगर खोजते हो भी, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो, 1/4πε0 Q/r। अगर किसी मीडियम में हो तो यहाँ से उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से गुना कर लोगे। यहाँ एयर के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, 1/4πε0 × Q/r। मीडियम में हो तो यहाँ के से गुना हो जाएगा। और इंटेंसिटी कितना जानते हो, 1/4πε0 Q/r²। अब ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होंगे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, और किसी माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होते हैं। एक्स्ट्रा दो क्वेश्चन और आ गए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। क्लियर, बहुत दो क्वेश्चन यहाँ से और बन गए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आप दिखाते हो P से, जिसका वैल्यू होता है Q इंटू उसके बीच का सेपरेशन Q इंटू 12, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, Q मतलब कूलम्ब और L मतलब मीटर, कूलम्ब मीटर। कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, कूलम्ब मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। मतलब यहाँ पर मेरे पास एक डाइपोल है -Q वैल्यू का +Q वैल्यू का, तो इसके डायरेक्शन जो होंगे निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, Q इंटू 12 वैल्यू, जहाँ 12 क्या है, इसके सेपरेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब किसी डाइपोल का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वैल्यू कितना होता है, Q इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन। सेपरेशन के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं, 2L। नेक्स्ट फटाफट से कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम कहें कि टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या होता है, P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इनटू फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर फॉर्म में टाउ बराबर PE sin थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट P के बीच का एंगल। अगला पॉइंट, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज 0। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पर अपने पास एक डाइपोल है, -Q वैल्यू का +Q वैल्यू का, इस डायरेक्शन में फील्ड है, तो एक फोर्स लगा Q इंटू ई का उधर, और एक फोर्स लगा Q इंटू ई का नीचे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स 0। और इसमें एनर्जी स्टोर कितना होता है, एनर्जी स्टोर इन डाइपोल ये होगा U बराबर PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, या फिर अगर इनिशियल एंगल 0 डिग्री है मतलब 1 हो जाएगा, जहाँ पर θ1 क्या है, इनिशियल एंगल, θ2 फाइनल एंगल। और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो PE इंटू 1 माइनस cos θ।
ये एक जनरल केस है, ये आपके पास स्पेशल केस है। वीडियो लंबा बन रहा है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे आगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फटाफट से डिस्कस करते चले, रट्टे नहीं, समझे और थोड़ा बहुत लिखने का प्रैक्टिस करें, सारा कुछ हो जाएगा। और रेगुलर पढ़ते रहें, जो कुछ भी डाउट आ रहा है बेहिचक डिस्कस करें, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। ओके, बाय, जय हिंद।